प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ अव्यय इसको शुरू कर रहे हैं। यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम प्राकृत जैनागम के ग्रंथों को साहित्य को पढ़ते हैं तो प्रायः अलग अलग प्रकार से अव्यय हमें वहाँ पर मिलते ही हैं। इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 6 अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप सभी लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं। अर्थात लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूपों में व्यय घटती बढ़ती ना हो वे अव्यय हैं। बड़ा सरल है। अव्यय की परिभाषा बहुत सरल है। अव्यय में कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में ये समान रूप से प्रयुक्त होते हैं और इसमें कोई व्यय नहीं होता है, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्राकृत भाषा की दृष्टि से 5 अव्ययों की चर्चा की जाएगी इस पाठ में। ये काफी लंबा पाठ है, लगभग 20 पेज का यह पाठ है। पृष्ठ क्रमांक 66 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 85 तक 20 पेज का पूरा यह पाठ है और इसमें 5 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो कि अव्यय के 5 भेद कहे जा रहे हैं। सबसे पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा मनोविकार सूचक और 5वां अतिरिक्त अव्यय। उपसर्ग के रूप में अव्यय कैसे होते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में कौन से अव्यय काम आते हैं, उनका क्या अर्थ है, समुच्चय बोधक मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, उनका क्या अर्थ है, कैसे उनका प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक खुशी को सूचित करने वाले, दुख को सूचित करने वाले, आश्चर्य को सूचित करने वाले, वो सब अव्यय। और इसके अलावा अतिरिक्त अव्यय। अतिरिक्त अव्यय में ऐसे कृदंत हैं जो कि अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। ऐसी अन्य तद्धित वगैरह हैं जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन सब का विवरण इस पाठ में दिया जा रहा है। चलिए सबसे पहला उपसर्ग, उपसर्ग, इसको प्राकृत में उपसर्ग कहा गया है। उपसर्ग, उपसर्ग जो अव्यय क्रिया, संज्ञा या विशेषण शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो अव्यय क्रिया, संज्ञा या विशेषण शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो पूर्व में जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इस तरह वे नाम और क्रिया दोनों में युक्त होते हैं। मतलब संज्ञा में भी ये जोड़ दिए जाते हैं तो संज्ञा का अर्थ भी बदल जाता है और क्रिया में भी जोड़े जाते हैं तो क्रिया का अर्थ भी बदल जाता है। उपसर्ग लगाने से शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है। ये एक बड़ी विशेष बात है। क्रिया जो भी अर्थ है उसमें अगर कोई अलग अलग प्रकार के उपसर्ग जोड़ देने से उनका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनका अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। 1 नंबर, कभी उपसर्ग शब्द के मुख्य अर्थ को समाप्त करके नवीन अर्थ का बोध कराता है। जैसे सरई, सरई
याद करता है। अब सर क्रिया स्मरण के अर्थ में है, याद करने के अर्थ में है। सरई का अर्थ होता है याद करता है, लेकिन जब उसमें वी उपसर्ग लग जाता है, विसरई, तो भूल जाता है। सरई याद करता है और विसरई भूल जाता है। इससे क्या हुआ, उपसर्ग लगाने से जो मुख्य अर्थ था उस क्रिया का वो चेंज हो गया। अथवा जय जीत तथा पराजय हार। जय को जीत और पराजय को हार, परा उपसर्ग लगने पर उस शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया। हरई ले जाता है, अवहरई चुराता है। हरई ले जाता है, अवहरई चुराता है, पहरई मारता है, प्रहार करता है, विहरई विहार करता है। विहार करता है मतलब गमन करता है, जाता है। तो ये हर क्रिया है जिसका अर्थ ले जाना, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन अवहरई, पहरई, विहरई आदि अलग अलग अर्थों में इसका परिवर्तन हो जाता है। ये पहली विशेषता यहां पर बताई गई। दूसरी विशेषता, कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया में विशेषता ला देते हैं। जैसे विशेषता ला देते हैं का तात्पर्य है कि अर्थ जो है उसी अर्थ में है, लेकिन उसमें कुछ विशिष्टता आ जाती है। अर्थ बदलता नहीं है, जो मेन अर्थ है वो बदलता नहीं है, लेकिन उस अर्थ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, उस अर्थ को और विशेष कर दिया जाता है। देखिएगा, जैसे गमन, गमन, गमन का अर्थ होता है जाना, तथा अनुगमन, अणु उपसर्ग इसमें लग गया, अनुगमन पीछे जाना। गमन का अर्थ तो है गमन जाना, लेकिन अनुगमन पीछे जाना, अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना, वो हुआ अनुगमन। दूसरा उदाहरण देखिए, दुस्स, दुस्स द्वेष करना, दुस्स द्वेष करना, तथा इसमें प उपसर्ग जोड़ दिया, पदूस या पदुस्स। इसका अर्थ भी विशेष रूप से द्वेष करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। मतलब दुस्स का अर्थ भी द्वेष करना है, लेकिन पदुस, पदूस, पदूस या पदुस्स, उसका अर्थ भी द्वेष करना, लेकिन विशिष्ट रूप से, अत्यधिक मात्रा में। ये इसके अर्थ में डिफरेंस आ जाएगा। अर्थ वही है लेकिन थोड़ा सा विशेषता आ जाती है। तीसरा यहां पर समझाना चाह रहे हैं, कभी उपसर्ग संज्ञा और क्रिया का अनुसरण करता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो पहले से अर्थ है वही अर्थ बना रहता है, उसमें ना तो विशेषता आती है, वही समान अर्थ बना रहता है। जैसे वसई, वसई रहता है, अहि वसई, अहि वसई, अहि इसमें उपसर्ग लगाने पर अहि वसई, इसका अर्थ भी रहता है। जय जीत, और इसमें भी उपसर्ग लगा दिया, विजय, विजय का अर्थ भी जीत, जय का अर्थ भी जीत है, विजय का अर्थ भी जीत है। तो यहां पर उपसर्ग में तीन विशेषताएं अर्थ की दृष्टि से बताई गई हैं। सबसे पहली विशेषता, मुख्य उपसर्ग लगाने पर जो मुख्य अर्थ है वह बदल जाता है, नवीन अर्थ बताने वाला वह शब्द हो जाता है या क्रिया हो जाती है। दूसरा, जो उपसर्ग है, उपसर्ग लगने के बाद वह जो अर्थ है वो विशिष्ट हो जाता है, विशेष अर्थ को बताने लग जाता है। मतलब अर्थ जो है वो बदलता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विशेष बताया जाने लग जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर बताया कि कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। प्राकृत में निम्नलिखित उपसर्ग परिगणित हैं। यहां पर आपको एक टेबल उपलब्ध कराया जाएगा, वो टेबल 18 उपसर्ग हैं, उसमें उन 18 उपसर्गों के क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि अलग अलग रूप से बताए जाएंगे। उपसर्गों के विभिन्न प्रयोग प्राकृत कोश से जानना चाहिए।
कुछ उपसर्गों के सामान्य प्रयोग निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग के प्रयोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहला प। प ये उपसर्ग है। अब इस प उपसर्ग का क्रिया में, संज्ञा में, विशेषण में 3 अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। उसका अर्थ आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे क्रिया में पभासेयी, पभासेयी प्रकाशित करता है, ये इसका अर्थ हो गया। अब संज्ञा में देखिए पसिद्धि, पसिद्धि ख्याति, प्रसिद्धि जिसे हम बोलते हैं ख्याति। और विशेषण के रूप में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध प्रसिद्ध कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। दूसरा विशेषण, दूसरा उपसर्ग देखिए परा, परा। अब क्रिया में परामरिसई, परामरिसई परामर्श करता है, विचार करता है। परा को हम संज्ञा के में देख रहे हैं पराभव, पराभव होना, हार होना। और विशेषण के रूप में पराजीय, पराजित होना, हराया हुआ। पराजीय यानी हराया हुआ, ये विशेषण के रूप में। तीसरा उपसर्ग, ये सब उपसर्ग बेहद सरल हैं और हिंदी में भी और अन्य भाषाओं में भी आप इनको इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा है अव, अव, अवहरई, क्रिया में बनेगा अवहरई, छीन लेता है। अवहरण संज्ञा में अपहरण, अपहरण। और विशेषण में अवसरिस, अवसरिस पीछे हटाया हुआ, ये है अव उपसर्ग। अब इसमें चौथे नंबर पर भी अव उपसर्ग आ रहा है। अवभासई, अवभासई चमकता है, ये क्रिया में हुआ। देखिए ऊपर तीसरे नंबर पर भी अव है और चौथे नंबर पर भी अव है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऊपर वाला जो अव है वो तो अप, अपहरण की दृष्टि से अप है, और नीचे वाला जो अव है वो अव, व है, व की दृष्टि से। मतलब व का भी प्राकृत में प हो जाता है, तो तीसरे नंबर पर तो अप ये अर्थ लिया जा रहा है और चौथे पर अव ये अर्थ है। अवभासई चमकता है। अवबोह ज्ञान को बोलते हैं अवबोह, अवबोध ये संज्ञा है। और विशेषण के रूप में अवइन्न, अवइन्न नीचे आया हुआ, अवतीर्ण बोलते हैं ना, अवतीर्ण, अवतरण, अवतीर्ण, तो ये विशेषण हो गया। पांचवें नंबर पर सम, ये उपसर्ग है। क्रिया में संगहई, संग्रह करता है, संगहई संग्रह करता है। संज्ञा संगम, संगम का अर्थ है मेल, मिलना। और विशेषण संगहीय, संगहीय संग्रहित। छठवां उपसर्ग अणु, अणु, अणुगमई अनुसरण करता है। संज्ञा में अनुराग, स्नेह। और अणुगामी ये विशेषण हो गया, अनुसरण करने वाला। सातवां वी, ये उपसर्ग है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो उपसर्ग है प, परा, अव, अव, सम, अणु, वी आदि आदि, ये जो उपसर्ग हैं ये अव्यय हैं, और ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो वैसे ही हो जाते हैं। इन उपसर्गों में कोई अन्य विभक्ति नहीं लगेगी, ये एज इट इज क्रियाओं में, शब्दों में, संज्ञाओं में विशेषण के रूप में जुड़ते रहते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो अणु, अनुगमई अनुगमन करता है, अनुराग करता है, और अनुराग यानी स्नेह, और विशेषण के रूप में अनुगामी अनुसरण करने वाला। सातवां है वी, क्रिया बनी विआणई, विआणई जानता है। संज्ञा वियाण, विज्ञान। और विशेषण के रूप में विफुल्ल, विफुल्ल विकसित। आठवां सु, सुरहई सुगंधी करता है, सुरभित करता है। संज्ञा में सुगुरु, उत्तम गुरु, अच्छा गुरु। विशेषण में सुअणु, सु यानी उत्तम, अणु यानी तनु, तनु यानी शरीर, सुंदर शरीर वाला। नौवां उ,
उ उगहई ग्रहण करता है, उगहई ग्रहण करता है। संज्ञा में उत्सव, उत्सव उत्सव के लिए उत्सव। और विशेषण में उद्गम, उद्गम यानी उत्पन्न। 10वां देखिए, अई, अई अति इस अर्थ के लिए, अई गमई गमन करता है, ऐकम अतिक्रम उल्लंघन, और ऐसय अतिशय बहुत, ये इसका अर्थ हो गया। 11वां परि, परिभावई ये क्रिया हो गई, उन्नत करता है। परिओस संतोष ये संज्ञा हुआ। और विशेषण के रूप में परिकंपिर विशेष रूप से कांपने वाला, परिकंपिर। 12वां उव, उवगाई गुणगान करता है। उवआर उपकार। उवहसीय उपहास किया गया, ये विशेषण हो गया। इसके आगे 13वां नंबर आ, बड़ा आ, आरोहई, आरोहई आरोहण करता है, ऊपर चढ़ता है। आणा, आणा आज्ञा, ये संज्ञा हो गई। और आराह्य आराधित सेवित, ये विशेषण हो गया। 14 नंबर अहि, अधि, अहि का एक अर्थ है अधि, और 15 नंबर पर भी अहि है जिसका अर्थ है अभी, दोनों में डिफरेंस, अधि अभी। अहि गमई जानता है। अहिष्ठान अधिष्ठान आश्रय, और विशेषण के रूप में अहिठ्य अधिष्ठित, अधीन किया हुआ। 15 नंबर अहि जिसका अर्थ है अभी। अहिसिंचई अभिषेक करता है, अहिसिंचई अभिषेक करता है। अहिमान अभिमान, ये संज्ञा हो गया। और विशेषण के रूप में अहितप्त, अहितप्त तपाया हुआ। 16वां दु, दुगुच्छई घृणा करता है। दुक्कम पाप, दुष्कर्म पाप। और विशेषण के रूप में दुर्गम जो कठिनाई से जाना जाता है, दुर्गम। 17वां नी, नी उपसर्ग, नी अच्छई, नी अच्छई नियंत्रण करता है। निगुण निर्गुण, ये संज्ञा हो गया। और निक्षेपीय स्थापित, निक्षेपित स्थापित, ये विशेषण हो गया। अंतिम उपसर्ग है यहां पर पड़ी, पड़िहाई मालूम होता है, प्रतीत होता है। संज्ञा में पड़िपह विपरीत रास्ता, प्रतिपथ विपरीत रास्ता, पथ यानी रास्ता, पड़ी यानी प्रति, प्रतिपथ उल्टा रास्ता। और पड़िबुद्ध प्रतिबुद्ध, ये विशेषण है, इसका अर्थ हुआ जागृत। इस प्रकार से ये 18 उपसर्ग हैं। इन सब 18 उपसर्गों में से आपका जो होमवर्क है, आप 5 या 10 वाक्य अपनी स्वेच्छा से इनके क्रिया के, संज्ञा के, विशेषण के रूप में प्रयोग करके बनाएं प्राकृत में, और उनका हिंदी अर्थ भी लिखिए। ये 18 उपसर्ग तो अव्यय के रूप में है, लेकिन इनको जब क्रिया, संज्ञा आदि में जोड़ दिया जाता है तो ये उस रूप हो जाते हैं, और फिर उनकी जो भी लिंग या वचन या पुरुष है उसके अकॉर्डिंग वो चल जाते हैं। आगे बहुत सारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक आदि ये सब आगे चलेंगे। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के 5 पाठ आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।